नौकरानी दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। मालिक ने सिर्फ उंगली से एक तरफ इशारा किया। नौकरानी समझ गई, सामने वाली कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई और अपने जूते उतार दिए। जब तक आदमी का फोन खत्म हुआ, नौकरानी ने अपने बाल ठीक कर लिए। अब वह एकदम शांत थी, जैसे अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया हो। जब सब कुछ हो गया तो आदमी नीचे बेसमेंट में गया और अपनी पैंट उतार दी। उसे महसूस हुआ कि उस औरत ने उसका शरीर गंदा कर दिया है, क्योंकि वह एक गर्वीला जर्मन सेना का अफसर था और वह नौकरानी एक नीच जाति की पोलिश यहूदी थी। अफसर एक खूबसूरत और शांत जगह में रहता था, एक हरी भरी हसीन बंगले कॉलोनी में। यहाँ हर तरफ फूल ही फूल थे और घास बिल्कुल सीधी तरह कटी हुई थी। वहाँ एक खास फूलों का बगीचा भी था, एक ग्रीन हाउस और स्विमिंग पूल भी। घर बहुत खुला था, हर कोने से रोशनी आती थी। लेकिन एक चीज थी जो इस सुकून भरे नजारे में खटक रही थी। बंगले के बिल्कुल पास एक और जगह थी, एक लंबी सी भयानक बिल्डिंग, लोहे के रंग की। दोनों जगहों के बीच एक ऊंची दीवार थी जिसमें तारे लगे हुए थे। हर रोज वहाँ से गोली की आवाज, लोगों की चीखें और जलते हुए डेड बॉडी के धुएं की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन इस तरफ के लोगों को अब उसकी आदत हो चुकी थी। चाहे बच्चे हों या बड़े, किसी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यह जगह एक दुनिया भर में मशहूर नाम से जानी जाती थी, ऑशविट्ज। और यह अफसर रुडोल्फ था, पोलैंड के ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप का कमांडेंट। रुडोल्फ अपनी बीवी हैडविग के साथ एक बंगले में रहता था जो कंसंट्रेशन कैंप के बिल्कुल बगल में था। उनकी पूरी फैमिली एक शांत, सुंदर और सपनों जैसी जिंदगी जी रही थी। बगल में जो इंसानी नरक चल रहा था, उसका उनकी जिंदगी के सुकून पर कोई असर नहीं था, बल्कि ये तो कहा जा सकता है कि उसी नरक के कारण उनका जीवन इतना ऐशो आराम भरा था। हर दिन कैंप से नए नए कैदी लाए जाते थे बिना रुकावट के, और जिन कैदियों को मार दिया जाता था, उनके पास जो भी माल होता वह सब सीधा रुडोल्फ के घर में पहुंच जाता। यहूदी मजदूर हर दिन मरे हुए लोगों के सामान को थैलियों या ट्रॉली में भरकर लाते, ताकि रुडोल्फ का परिवार अपनी मर्जी से चुनाव कर सके। आज हैडविग ने एक और मिंग फर का कोट हासिल किया। उसने आराम से उसे पहना, जैसे ये कोई शॉपिंग मॉल का ट्राई रूम हो। आईने के सामने खुद को देखती रही, खुशी उसके चेहरे पर साफ थी। और जब उसने कोट की जेब में एक लिपस्टिक देखी तो बिना झिझक उसे भी अपने पास रख लिया। जबकि रुडोल्फ अपने स्टडी रूम में व्यस्त था, जहां वह नाजी इंजीनियर्स के साथ बैठकर नए क्रीमेटोरियम डिजाइन पर बातचीत कर रहा था। नया डिजाइन एक गोल जलाने वाला सिस्टम था, जो पूरी तरह ऑटोमेटिक होता, जिसमें लाशों का ढेर मशीन की तरह एक के बाद एक जलाया जाता। जलाने वाले हिस्से का तापमान होता था 1000 डिग्री सेल्सियस, जबकि दूसरी तरफ का कूलिंग जोन तुरंत तापमान को 40 डिग्री तक ले आता था। नए सिस्टम के बाद अब लाशों को जलाने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। जब रुडोल्फ ने इस नए तकनीक के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वैसे भी आज उसका जन्मदिन था, उसके लिए तो यह सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट था। काम की मीटिंग के बाद रुडोल्फ नीचे हॉल में आया, जहां उसके नाजी अफसर उसका जन्मदिन मना रहे थे। नीचे के अधिकारी उसे बधाई देने के लिए लाइन में लगे हुए थे। रुडोल्फ हर एक से हाथ मिला रहा था और अपने रंग दरबार में फूल जैसे महसूस कर रहा था। जब ऊपर बर्थडे मनाया जा रहा था, तब नीचे नौकर उसके बूट्स पॉलिश करने में लगे हुए थे। लेकिन जितनी भी मेहनत कर ले, बूट्स पर चिपका हुआ खून हटाना आसान नहीं था। रात के अंधेरे में बच्चे अभी तक सोए नहीं थे, बल्कि छुप छुप कर अपने बिस्तर पर लूट का माल देख रहे थे। उनके हाथ में थे यहूदी कैदियों के दांत। ऐसी जगह में पलकर बड़े हो रहे थे जहाँ लाशें उनके लिए एक आम सी बात बन चुकी थी। लेकिन इतनी अंधकार भरी दुनिया के बीच भी एक छोटी सी रोशनी की किरण अब भी बाकी थी। एक पोलिश लड़की रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से कैंप में घुस जाती थी और सेब ले जाकर मिट्टी के ढेर में छुपा देती थी, ताकि अगले दिन काम पर जाते वक्त कैदियों को कम से कम भूख का दर्द थोड़ा कम महसूस हो। अगली सुबह जैसे ही दिन चढ़ा, रुडोल्फ ने फिर से लाशों का एक बड़ा ढेर जलवा दिया, और इस बार उसकी जेब और भी भारी हो गई। रुडोल्फ ने हमेशा की तरह एक सच्चे जर्मन की तरह बड़े ही अनुशासन के साथ काम किया। उसने डॉलर, फ्रैंक और दूसरे देशों की करेंसी को अलग अलग करके अच्छे से संभाल कर रखा और अपने छोटे से लॉकर में बंद कर दिया। दोपहर में वह बच्चों को लेकर पिकनिक पर गया। सब लोग छोटी सी बोट में बैठकर नदी के साथ साथ घूम रहे थे। लेकिन जब वह किनारे पर बैठकर फिशिंग कर रहा था, उसने महसूस किया कि पानी में कुछ अजीब सी चीज बह रही है। जब उसने हाथ डालकर निकाला तो एक आदमी की हड्डी निकली। वह तुरंत फिशिंग रॉड हटाकर बच्चों को लेकर घर लौट गया। आजकल कंसंट्रेशन कैंप में इतने लोगों की लाशें जल रही थीं कि उनका बचा हुआ राख नदी में आ गया था। इस वजह से उसे लगा उसका और बच्चों का भी अपमान हो गया। घर पहुंचते ही रुडोल्फ ने तुरंत नहा लिया और नौकरानी को बोला कि बच्चों को भी अच्छे से नहलाए। उसके लिए उन निचली जाति के लोगों की राख एक श्राप की तरह थी जो उनके शरीर को छू भी नहीं सकती थी। एक दिन रुडोल्फ की सास उनका हालचाल लेने घर आई। पूरा परिवार उनका स्वागत कर रहा था। हैडविग, उसकी बीवी, अपनी माँ के साथ पूरा घर दिखा रही थी। बड़े गर्व के साथ उसने उन्हें अपना बंगला दिखाया। बड़े कमरे, सुंदर से बगीचे, सब देखकर माँ जी हैरान रह गईं। सिर्फ घर ही नहीं, हैडविग ने अपनी सक्सेस स्टोरी भी माँ को सुनाई और बोली, सब मुझे ऑशविट्ज की रानी कहते हैं। माँ को ये टाइटल समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि बेटी ने कुछ बड़ा काम किया है। चमकते हुए धूप में लाल गुलाब, डार्क रेड गुलमेहंदी, पर्पल पिंक फूल और पीले गेंदे खिल रहे थे।
सब कुछ बड़ा ही सुंदर लग रहा था, लेकिन जिस मिट्टी में ये फूल उग रहे थे वो मिट्टी बनी थी कैंप के कैदियों की राख से। वही राख जिसमें ये इतने सुंदर फूल पल रहे थे, उसी ने रूडोल्फ के परिवार को इतना सुख दिया था। उस दिन सिर्फ माँ नहीं आई थी, बल्कि कई और मेहमान भी आए थे। सब लोग गार्डन में शराब पी रहे थे और मजे में थे, लेकिन वहीं रूडोल्फ ने अपनी बीवी को एक बुरी खबर दी। उसका ट्रांसफर हो गया था। उन्हें अब ऑशविट्ज़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। यह सुनकर हेडविग का चेहरा उतर गया। उनका यहाँ परिवार के साथ सपनों जैसा जीवन था, अब अचानक सब छोड़ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने रूडोल्फ से डिटेल्स पूछी, लेकिन रूडोल्फ ने गुस्से में कुछ नहीं बताया और पार्टी छोड़ के चला गया। हेडविग उसके पीछे पीछे गई और रास्ते में नौकरानी मिल गई। वो तुरंत उस पर चिल्ला पड़ी जैसे सारा गुस्सा उसी पर निकालना हो। हेडविग ने सबसे पहले रूडोल्फ को समझाया कि किसी कनेक्शन से बात करो, शायद ट्रांसफर रुक जाए। अगर आम ऑफिसर से बात न बने तो सीधा हिटलर या हिममलर से बात करो। रूडोल्फ ने बीवी की इस बेकार सी बात पर सिर्फ एक ठंडी सांस ली। ऐसे बड़े लेवल का स्ट्रक्चरल चेंज कोई छोटी बात थोड़ी होती है, और उस जैसे ऑफिसर की इतनी औकात थोड़ी है कि डायरेक्ट उन तक पहुंच जाए। लेकिन जब हेडविग ने देखा कि रूडोल्फ तो ऑलरेडी हार मान चुका है, तो उसने एक और भी ज्यादा शॉकिंग बात कह दी, अगर जाना ही है तो अकेले जाओ, मैं और बच्चे कहीं नहीं जाने वाले। रूडोल्फ हिल गया। उसे तो कभी सोचा ही नहीं था कि परिवार अलग भी हो सकता है, लेकिन हेडविग अपने फैसले पे बिल्कुल अटकी हुई थी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हारी अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी, मुझे यहाँ बच्चों को संभालना है, तुम जाओ, लेकिन हमें उसमें मत घसीटो। शाम के वक्त हेडविग की माँ आराम से अपनी कुर्सी पर सोती थी, लेकिन आंख खुलने पर उसने कुछ ऐसा देखा जो उसका मन कांप गया। दूर से बड़े बड़े चिमनियों से काला धुआं उठ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जला रहे थे, और उस तरफ से गोलियों की आवाज आ रही थी, एक के बाद एक। बुढ़िया का जिस्म थरथराने लगा और वो चुपचाप अंदर चली गई। रात में रूडोल्फ ने सबके सामने अनाउंस किया, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं रहो। उसने बच्चों से कहा, अपनी माँ के साथ अच्छी जिंदगी जीना। रात के अंधेरों में रूडोल्फ अपने स्टेबल गया, अपने घोड़े से आखिरी अलविदा कहने। सच कहूँ तो उसके दिल में बीवी के लिए इतना लगाव नहीं था। उसके लिए उसका वॉर हॉर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट था, पावर और ऑनर का सिंबल। ये घोड़ा सालों से उसका साथी था, शायद बीवी से भी ज्यादा। उसके बाद रूडोल्फ ने पोलिश नौकरानी को बुलाया और अपनी भड़ास उस पर निकाली। ये पहली बार नहीं था, लेकिन काम खत्म होने के बाद उसी लड़की को गंदा कह दिया। रात के बीच हेडविग की माँ बच्चों के रोने की आवाज से जग गई, और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका दिल दहशत से भर गया। दूर का क्रेमेटोरियम आग की लपटों में बदल चुका था। आग इतनी तेज थी कि पूरा आसमान रोशन हो गया। बुढ़िया वापस अपने बिस्तर पर बैठी। अब उसे पता चल गया था उसकी बेटी असल में क्या काम करती है। उस रात पोलिश लड़की फिर से कैंप गई और एक छुपा हुआ फल मिट्टी के नीचे दबा दिया। इस बार उसे एक सरप्राइज मिला। एक लोहे का बॉक्स मिला जिसमें एक म्यूजिकल स्कोर था। लड़की ने उसे चुपचाप घर ले आई और पियानो पर बजाना शुरू किया। पियानो के सुर के साथ एक धूप की किरण कमरे में छुप के आई थी। उस पियानो की धुन का नाम था एक किरण धूप की। यह धुन बनाई थी एक कैदी ने, जिसका नाम था जोसेफ वुल्फ, जो ऑशविट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप के बहुत कम बचे लोगों में से एक था। अगले दिन सुबह हेडविग ने देखा कि उसकी माँ बिना किसी को बताए घर छोड़कर जा चुकी थी। ना कोई सलाम, ना दुआ, सिर्फ टेबल पर एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ गई थी। चिट्ठी में क्या लिखा था किसी को पता नहीं, लेकिन जो भी था अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि चिट्ठी पढ़ते ही हेडविग का चेहरा काला पड़ गया। कुछ दिनों से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। हेडविग के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसने गुस्सा निकाला घर की नौकरानी पर। बस एक छोटी सी बात पर टेबल साफ करने में देरी हो गई थी। चिल्लाते हुए कहा, अगर काम ठीक से नहीं किया तो मैं अपने पति से कह दूंगी कि तुझे भी जला के इस फूलों के बगीचे में बिछवा दे। उस वक्त रूडोल्फ बर्लिन जा चुका था, वापस ड्यूटी पर। वॉर फ्रंट पर बड़ा बदलाव आया था। सारे कंसंट्रेशन कैंप्स के जिम्मेदार एक अर्जेंट मीटिंग में बुलाए गए थे। हिटलर ने अब हंगरी से समझौता कर लिया था। 7 लाख हंगेरियन यहूदियों को एक ही बार में कैंप्स भेजने का फैसला हो गया था। अब हर दिन 12,000 लोग अलग अलग कैंप्स भेजे जाएंगे, और ऑशविट्ज़ सबसे बड़ा कैंप होने के नाते 20% का लॉट वही लेगा। बहुत बड़ा प्रेशर था। रूडोल्फ ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी काबिल प्लानिंग की रिपोर्ट दी। नए रिंग क्रेमेटोरियम्स, नई डिजाइन के गैस चैम्बर्स और हाई एफिशिएंसी किलिंग टूल्स। यह भी बताया कि लाशों का इस्तेमाल कैसे होता है। उनसे लैम्प शेड्स, साबुन, खाद सब कुछ बनाया जा रहा था। उनकी हड्डियां भी खेती में डाली जाती थी। रूडोल्फ का प्रेजेंटेशन डिटेल में और परफेक्टली तैयार था। हाई कमांड इतना इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने ट्रांसफर का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। रूडोल्फ को फिर से ऑशविट्ज़ में ही रखने का फैसला हुआ। रूडोल्फ का चेहरा खुशी से चमक उठा। सबसे पहले उसने बीवी को खुशी की खबर दी। रात में जब पार्टी चल रही थी, रूडोल्फ स्टेज से नीचे झांक रहा था और अचानक एक सोच ने उसे घेर लिया। अगर मुझे इन सबको यहीं पे मारना हो, कितना गैस लगेगा? कुछ देर बाद उसने गिनती लगाई और फिर एक डिसअपॉइंटेड सी सांस ली। सीलिंग ज्यादा ऊंची है, एक बार में सबको मारना मुश्किल होगा। लेकिन उसके बाद पहली बार रूडोल्फ को जोरदार उल्टी जैसी फीलिंग आई। नीचे उतरते वक्त वो कंट्रोल नहीं कर पाया। जोर जोर से खांसने लगा, पर कुछ भी बाहर नहीं आया। लेकिन जो अंदर से गंदा लग रहा था
वो पहली बार इतना गहरा महसूस हुआ। और बस उसी एक पल में रुडोल्फ को अचानक एहसास होता है, जिन लोगों को वो रोज गैस चेंबर में भेजता था वो सिर्फ कोई जानवर नहीं थे, बल्कि उसी जैसे थे, जिनके पास भी परिवार था, बच्चे थे, प्यार था, नफरत थी, दर्द था, खुशी थी। वो भी इंसान थे, खून, मांस और जज्बात से बने हुए इंसान। रुडोल्फ ने लंबी गैलरी के आखिरी कोने की तरफ देखा, जैसे अपना भविष्य उससे झलक रहा हो। सालों बाद ऑशविट्ज बन गया एक यादगार स्थल। लाखों लोगों का दर्द अब सिर्फ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में सिमट गया। पीठ पीछे बस गए सूटकेस का एक पहाड़, फटे पुराने जूते और छोटे छोटे बच्चों की बॉल यूनिफॉर्म्स। हर एक चीज के पीछे छुपा था एक जिंदा मासूम इंसान का जीवन। रुडोल्फ ने आंखों से जैसे एक भंवर तोड़ा और खरुद से दूर हट गया। धीरे धीरे पलटकर वो चल पड़ा इतिहास के धूल भरे पन्ने की तरफ। द जोन ऑफ इंटरेस्ट, यह फिल्म जोनाथन ग्लेजर के निर्देशन में बनी थी और 2023 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म दूसरी नाजी फिल्मों से कुछ अलग है। यह कहानी एक गॉड्स आई व्यू में दिखाई गई है, जहां कैमरा उस घर को देख रहा होता है जो ऑशविट्ज कैंप के जस्ट एक दीवार के उस पार है। एक नाजी कमांडर और उसकी फैमिली की रोजमर्रा की जिंदगी। ना कोई खौफनाक सीन, ना ही कोई इमोशनल ड्रामा। हर सीन में एक सुकून भरी नेचर की तस्वीर और एक ऑर्डरली शांत जिंदगी। घर की छोटी छोटी बातें, बच्चों की मुस्कान, बीवी का गार्डनिंग। यह फिल्म कहानी से ज्यादा लगती है जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज, और उसी में उसकी खूबी छुपी है। जैसे जैसे नाजी ऑफिसर की जिंदगी और ज्यादा सुंदर और नॉर्मल दिखाई जाती है, वैसे वैसे उसके आसपास का नरम खून और राख और भी ज्यादा शौक देता है। फूलों के बाग में छुपी राख, बूट्स पर लहू के निशान, नदी में बहते आदमियों के पंजे और चिमनी से उठता काला धुआं, यह सब एक अजीब तरह से उस सुकून भरी जिंदगी में घुल जाता है, जैसे नरमी में छुपा हो एक कत्ल। फिल्म यह नहीं दिखाती कि कत्ल एक सनसनी है, बल्कि यह दिखाती है कि वो एक रूटीन का हिस्सा बन गया था। जैसे फैक्ट्री में कोई मशीन चालू हो, वैसे ही लोगों का मरना एक ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट बन गया था। यही बात फिल्म को और भी ज्यादा ऐतिहासिक रूप से सच्चा बनाती है। जब एक आदमी किसी को मारता है तो उसे हम पापी कहते हैं, लेकिन जब पूरा सिस्टम कत्ल में शामिल हो जाए तो वो कत्ल नहीं लगता, बल्कि नियम बन जाता है। जब जुल्म कानून का लिबास पहन लेता है तो वो भी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन डायरेक्टर ने ये भी नहीं दिखाया कि नाजी पति पत्नियों को कुछ पता ही नहीं था। नहीं, ये लोग बखूबी समझते थे वो क्या कर रहे हैं। उनका जुल्म बिना किसी गिल्ट के इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे का सोच रहे थे। चाहे वो एक ऐशो आराम भरी जिंदगी हो या नौकरी में तरकंकरी, वो हर हद पार करने को तैयार थे। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ये पता चलता है कि एक्सट्रीमिस्ट लोग कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बुराई का हिस्सा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं चाहते। जब किसी सामाजिक व्यवस्था को कुछ लोगों के फायदे से जोड़ दिया जाता है तो चाहे उस व्यवस्था में कितनी भी नाइंसाफी हो, लोग उसे ठीक मान लेते हैं। ये है आम आदमी का सामाजिक नियम के प्रति अंधा विश्वास, और इसी में छुपी है जोन ऑफ इंटरेस्ट फिल्म की सबसे गहरी और डरावनी बात कि बुराई जरूरी नहीं है जोर से आए, कभी कभी वो चुपचाप बिना आवाज के आम जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और फॉलो करना ना भूलो। इसी के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।